राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है लोकेंद्र नाथ जी, आप बैंक से रिटायर्ड हैं और बात करेंगे आज भारत की वैश्विक स्थिति। जबकि देखेंगे विश्व में पूरा युद्ध का दौर चल रहा है, पूरा जहां तहां युद्ध हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ा है, इसी के बारे में बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था को भारत कैसे संभाल रहा है और किस तरीके से भारत की मुद्रा स्थिति आगे कंट्रोल हुई। जी लोकेंद्र नाथ जी, अभी जो युद्ध चल रहे हैं, इस युद्ध की स्थिति में जो भारत की स्थिति है, आर्थिक रूप से खास के और वैश्विक रूप से क्या देख रहे हैं आप? आर्थिक रूप से भारत की स्थिति बहुत ही मजबूत है। हमारी इकोनॉमी दुनिया की ऐसी इकोनॉमी है जो 7 से 8% पर एनम ग्रो करती है। इसे बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जो इतना ग्रो करती है। इसीलिए आज हम 11वीं पोजीशन से 4थी पोजीशन पे आ गए हैं और 3rd पोजीशन पे जाने वाले हैं। इसके पीछे कारण यही है कि हम 8% ग्रो करते हैं और 3 या 4%, और कुछ इकोनॉमी जो यूरोप की हैं वो नेगेटिव ग्रो भी करती हैं। हमारे पास सबसे बड़ी हमारी ताकत जो है, हमारे पास खाने को अनाज है। हमारा किसान इतना ज्यादा अनाज पैदा करता है कि हम पूरे विश्व में अनाज खिला सकते हैं। जिस भी देश को हमारी जरूरत होती है उसको हम अनाज देते हैं। आज की तारीख में आप देखिए कि हमारे देश में कहीं पर भी, कहने की बात अलग है, कहीं पर भी मैंने खुद जाके देखा है, किसी भी गैस की एजेंसी पर लाइन नहीं लगी हुई है। हमारी सोसाइटी में 2 ट्रक भरे हुए सिलेंडरों के दिन भर खड़े रहे, कोई लेने नहीं आया, क्योंकि लोगों के घर में अब खाली सिलेंडर बचे ही नहीं है। और जहाँ तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, सबसे पहले हमारी जो सप्लाई साइड मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। किसी भी जगह पर, किसी भी देश के किसी भी कोने आप देखिए कि शॉर्टेज नहीं, शॉर्टेज इकोनॉमी नहीं। आपको डबल रोटी, मक्खन, आटा, दाल, चावल, गेहूं, गैस सब मिल रहा है। दुकान पे आप जाइए, आज जाइए। अभी जो देखेंगे जैसे कि ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसका दुष्प्रभाव क्या भारत पे नहीं पड़ेगा? उसका दुष्प्रभाव भारत में इतना ही पड़ेगा जितना कि ईरान ने डाल दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ऑयल टैंकरों को रोक के। बस हमारा उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि इजराइल को हम कुछ देते भी नहीं है, नाम से कुछ देते हैं, और ईरान को हम चावल देते हैं और उसके बदले वहां से हमें ऑयल मिलता है। ईरान के ऊपर अमेरिकन सैंक्शन लगी हुई है, तो ईरान जो है डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता, उसके बदले में उसको हम चावल देते हैं। बस हमारी सरकार तो कहती है कि इजराइल के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा है। अगर इजराइल कहेगा तो उसकी मदद करेंगे, और इजराइल ने अभी मुझे लगता नहीं कि उनसे मदद मांगी। इजराइल आज से कोई मदद मांगेगा नहीं, उसको जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अमेरिका की जो दादागिरी चलती है बार बार, कभी ये बढ़ा दिया, कभी वो बढ़ा दिया, टैरिफ का भार खास के भारत के ऊपर टेंशन, क्या भारत कहीं कमजोर तो नहीं है? नहीं, भारत कमजोर नहीं है। हम लोग अमेरिका को माल एक्सपोर्ट कर रहे थे, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ ड्यूटी एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उसने एज ए राष्ट्रवादी प्रेसिडेंट उसने ड्यूटी लगाई है ताकि अमेरिकन गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो सके। बाकी और उसने, और टैरिफ जो है हम भी लगाते हैं। हमने भी अमेरिकन कारों पे 200% टैरिफ लगा रखी है। अपनी बात तो हम करते नहीं। क्या कारों पे 200% टैरिफ लगाई है? हाँ, इंडिया में कारें 2 तरह से इम्पोर्ट होती हैं। एक होती है CKD, उसको बोलते हैं कम्प्लीटली नॉकडाउन कंडीशन। उसमें कारों के पुर्जे आते हैं, यहाँ असेंबल होते हैं, उसमें ड्यूटी कम होती है। अच्छा, एक होती है CBU, कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट्स, उसमें बहुत ड्यूटी होती है। अगर आप फॉरन से कार ला रहे हैं, बहुत महंगी पड़ती है। अच्छा, फॉरेन से जो कार आती है वो बनी बनाई जो है, बनी बनाई, तो हम उसे यहाँ पे असेंबल करते हैं। नहीं, वो असेंबल जो करते हैं उसकी ड्यूटी कम होती है। अच्छा, उस पर ड्यूटी कम होती है। और इसीलिए जो भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर आए, हुंडई आया, फोर्ड आया, स्कोडा आया, कितनी सारी कारें जो फॉरेन मैन्युफैक्चर यहाँ पर आए, उन्होंने पहला ध्यान उस पर दिया कि हम अपनी कार का इम्पोर्टेड कंटेंट कम कर दें। नहीं, अभी आपने बहुत अच्छी एक बात कही है कि भारत ने भी टैरिफ लगाया था। ये टैरिफ किस किस प्रोडक्ट पे था, कौन कौन से आइटम पे था, कितना लगा था? हमारा तो टैरिफ शुरू से चला आ रहा है, अभी अच्छा, शुरू से चल रहा है, अभी कोई बढ़ाया नहीं है। अभी तो बढ़ाया नहीं है हमने। तो हमारे यहाँ से जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो है टेक्सटाइल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर गुड्स, जूते। फिर हमारे यहाँ दवाइयाँ एक्सपोर्ट होती है। हमारे यहाँ से अभी कुछ दिनों पहले एक दो मिसाइल, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट हुई। तो हम पहले डिफेंस इक्विपमेंट का मेनली हम लोग
इम्पोर्ट ही करते थे, इंपोर्टर थे, इम्पोर्टर थे। अब थोड़ा थोड़ा आपने ग्रोथ करना बढ़ाना शुरू शुरू कर दिया। किया, हम एक्सपोर्ट करना शुरू किया। हमारे यहाँ जो डॉलर आप देख रहे हैं, जो रुपये महंगा हुआ है, डॉलर जो महंगा हुआ है, रुपये नीचे गिरा, उसके पीछे दो कारण है। एक तो ऑयल महंगा हो गया, जी, उतनी अमाउंट का ऑयल खरीदने के लिए अगर 1 मिलियन बैरल अकाउंट खोलते हैं और ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए हम $X देते हैं, तो वो थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए रुपये थोड़ा सा डाउन हो गया। और एक जो है, हम चाहते ही नहीं कि हमारा रुपये ज्यादा एप्रिशिएट करे या डॉलर एप्रिशिएट करे, क्यों? क्योंकि उससे एक्सपोर्ट जो है ना हमारा कॉम्पिटिटिव नहीं रहता। हमारे एक्सपोर्ट्स में ऐसा कोई आइटम नहीं है जिसकी हमारे पास प्राइस प्राइस डिसाइड करने की पावर हो। हमारे पीछे एक्सपोर्टर्स होते हैं। अभी एक दोस्त का फोन आया था, जर्मनी में गया, वो एक जुराब खरीदने गया, उस पर लिखा था मेड इन पाकिस्तान। जो जुराब इंडिया यहाँ से $2 की बेचता है, हो सकता है वही जुराब पाकिस्तान वहां से $2.25 की बेच दे। वही जुराब वियतनाम से शायद $1.5 की चली जाए। इसलिए हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत है। इसलिए हमारे एक्सपोर्ट्स को हम सब्सिडाइज करने के लिए या एक्सपोर्ट्स को हम कॉम्पिटिटिव रखने के लिए हम लोग डॉलर को गिराते रहते हैं। हम लोग ओके। डॉलर गिराते रहते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो इम्पोर्ट महंगा हो जाता है, तो लोग इम्पोर्ट कम करते हैं। सेकेंडली एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। रीजन बिंग मैंने बताया, जैसे कि अगर आपने $2 की जुराब एक्सपोर्ट करी, उससे आपने प्राइस लिखी $2 और ड्यूटी बढ़ के वहां जाके $2.5 की हो गई। पर आपको जो पहले 164 रुपए आते थे एक जुराब एक्सपोर्ट करने के, अब आपको 182 रुपए आएंगे। अगर $91 है, अगर $94 है, तो आपको देख लो कितने रुपए आएंगे। ऐसे ऐसे आता है। इस तरीके से हाँ, एक्सपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है, उसमें उतना ही सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने के लिए, उतनी ही इनवॉइस के लिए हमें ज्यादा रुपये आती है। इसीलिए जब रुपये कमजोर होता है तो हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। अगर आप देखें तो उन दिनों में एक्सपोर्टर्स के शेयर्स बढ़ जाते आज भारत, चीन, अमेरिका, रसिया, इन चारों में भारत को आप कहाँ देखते हैं? हैं। हम भारत का बड़ी अच्छी पोजीशन देखते हैं, क्योंकि अमेरिका, रशिया, चीन, किसी की भी हमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं है। कि क्या आखिर अगर क्यों? क्या चीन है, चीन को जैसे चीन में एक बार अनाज की शॉर्टेज हो गई थी, तो उसने कहा देखा, उसने भारत की तरफ देखा, उसने हमसे चावल मांगा और हमने दिए। कब की बात है? ये 3-4 साल पहले की 3-4 बात साल पहले की बात। है। उस वक्त तो यहाँ तक कहा गया था, अगर हम चावल ना देते तो चीन में हाहाकार मच जाता। ये पोजिशन हमारे पास। अमेरिका और भारत तो ऐसे देश हैं जिनके पास सबसे बड़ी ताकत जो है ना, वो अनाज की है। अमेरिका अगर चाहे तो सारी दुनिया को खाना खिला सकता है बिना कुछ किए। अमेरिका में सिर्फ 2% किसान है। 2%। हाँ, पूरी पॉपुलेशन। हमारे यहाँ 40% किसान है। तो पहले कभी 60 होता था। 40% किसान, हमारे 40% लोग जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। हमारा एग्रीकल्चर मैन पावर जब देखा जाए तो बहुत इनएफिशिएंट है, पर फिर भी हम लोगों ने इस बार इतना चावल पैदा कर दिया कि हमें उसका बाहर ढूंढना पड़ता है। ऐसे हर जगह से कुछ ना किसी देश की कमजोरी होती है, कुछ ना किसी देश की कुछ खूबी होती है। अब जैसे आप देखिए, मलेशिया में जो हमारे यहाँ पाम ऑयल इंपोर्ट होता है, वो मलेशिया से होता है। मलेशिया की गवर्नमेंट ने एक बार जून में हमारे खिलाफ कुछ बोला, भारत ने कह दी कि हम आपसे पाम ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। इतनी सी बात कहने पर वहाँ पाम ऑयल के दाम जो है 90% गिर गए और वहाँ के किसानों ने गवर्नमेंट को मारा। वो गवर्नमेंट चली गई थी जब हमने कहा था कि हम तुमसे पाम ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। भारत के पास वो ताकत था, हम बिना गोली चलाए किसी भी देश की गवर्नमेंट बदल सकते। ये जो आज भारत की स्थिति बनी है, ये वैसे तो वर्तमान में भाजपा सरकार है, क्या मोदी जी की जो बीजेपी की नीति है, उस नीति को आप कहना हाँ, चाहेंगे या कांग्रेस की नीति को? नहीं, तो इस मीटिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ावा दिया। ओके, एग्रीकल्चर को भाजपा सरकार ने बढ़ाया। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जी, जैसे हमारे पास पहले जो अनाज हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गोदाम में स्टोर होता था, तो खुले में पड़ा होता था, बोरियां खुले पड़ी होती थी, उसमें तिरपाल डाली होती थी। आज आपको किसी एफसीआई गोदाम में जाओ, आपको अनाज खुले में पड़ा नहीं मिलेगा। सब साइलोज बना दिए बड़े बड़े, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, उसमें भरा होता है। इससे हमारे यहाँ एक भी दाना अनाज वेस्ट नहीं होता है, और उसकी लाइफ बढ़ा दी है। उसकी मतलब जैसे आपने अगर सपोज चावल 2 साल बाद एक्सपोर्ट करना है, तो उसको आप 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं बिना उसको डैमेज किए।
भारत जी 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 तो इस तरह से क्या है कि हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया। फिर हमारे देश में सड़कों का बहुत बड़ा जाल बिछा दिया, अच्छी सड़कें बना दी, ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो है ना बहुत घट गया है। अगर एक ट्रक यहाँ से मुंबई पहले 12 दिन में पहुंचता था, आज 7 दिन में पहुंचता है। उससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी बढ़ गई। अगर आपको लगे कि मुंबई में चावल बहुत ज्यादा हो गया, दिल्ली में कम हो गया, आप तुरंत 7 दिन में वहां से ट्रक चावल मंगा आराम से आ जाता है। इस तरीके से मैनेज किया जाता है। हाँ, सारा मैनेज किया। कोविड टाइम में एक हमारा ही देश ऐसा था जहां पर कि आपको किसी भी चीज की शॉर्टेज नहीं। हालांकि ये पता लगा था कि ये स्टोर बंद हो गया, वो बंद हो गया, और सब कुछ मिल रहा था दुकानों पे। कभी भी हमें ये नहीं हुआ कि आज चावल नहीं मिलेगा, आज दाल नहीं मिलेगी, या आज आटा नहीं मिलेगा, सब मिल रहा था। उसके पीछे कारण ये था, जब सब लॉकडाउन था और सारी की सारी रेलवे ट्रैक्स खाली थे, ट्रेन तो जा नहीं रही थी, तो उस खाली ट्रैक्स में रेलवे को दौड़ा दौड़ा के सारे जगहों पे अनाज पहुंचाया गया, चावल पहुंचाया गया, सब्जियां पहुंचाई गई, सब कुछ पहुंचाया गया रेलवे को दौड़ा के, क्योंकि ट्रैक्स खाली थे, गुड्स मालगाड़ियां खूब तेज चल रही, उससे जो है। और ऐसे ही ट्रकों का हाल था, सड़कें भी खाली थी, सब कुछ ट्रक चलाया गया, सब कुछ किया गया, कहीं पर भी आपको शॉर्टेज नहीं होने दी। सारी की सारी जब मार पड़ती है ना किसी देश को, तो शॉर्टेज से पड़ती है। शॉर्टेज हो जाए या शॉर्टेज का भ्रम पैदा हो जाए, लोग तुरंत होर्डिंग करना शुरू करते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनकी कार हफ्ते में एक बार निकलती है, तो जैसे उनको पता लगा ईरान में युद्ध हो गया है, उन्होंने पहले जाके क्या किया, अपना कार का पेट्रोल टैंक भरवा लिया। जबकि उनकी कंजम्पशन, अगर उनके पेट्रोल टैंक की कंजम्पशन 40 कैपेसिटी 40 लीटर है, तो उनकी कंजम्पशन अगर 3-4 लीटर भी है पीने की, तो टैंक फुल करा रहे हैं। अब जो तेल वो यूज करते हैं, जो पेट्रोल यूज करते हैं 5-6 महीने में पहले भर के रख लिया उन्होंने, इसी से शॉर्टेज होता है। इसी शॉर्टेज होती है, ये तरीका है। कई स्टेट में अभी चुनाव आने वाला है। हाँ। क्या भाजपा की क्या स्थिति देखते हैं? क्या दोबारा भाजपा पूर्ण वापस आ पाएगी राज्यों में भी, या जिन राज्यों में हम है, भाजपा है ऑलरेडी, वहां तो पुनः वापिस आ जाएंगे, वहां आ जाएगी? वो सब जगह पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत हुआ है। लेकिन हिंदू मुस्लिम जो मैटर चल रहा है, इतना चलता रहा है सारी उम्र। आप ये देखिए कि जब मैं वोट देने जाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी माली हालत पहले से कितनी खराब है या पहले से कितनी अच्छी, ये मैं देखता हूँ। तो क्या मोदी जी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुस्लिम्स को भी हमने मकान दिए, मुस्लिम्स को भी भाजपा ने फ्री राशन दिया है, सब कुछ दिया है, और वो वोट नहीं देते, बात अलग है। पर थोड़ा बहुत तो ऐसा है कि हिंदू वोट थोड़ा सा कंसर्वेटिव, हिंदू वोट जो है, हिंदुओं में कमी है, वोट देने जाते नहीं। अब की बारी मैंने देखा कि 3-4% वोट एक्स्ट्रा पड़ा है। अब देखिए दिल्ली में 2% वोट एक्स्ट्रा पड़ा, और जो सारा का सारा एक्स्ट्रा वोट पड़ा सारा भाजपा को आ गया। दिल्ली में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। हरियाणा में भी सिर्फ 3.5-4% वोट एक्स्ट्रा पड़ा, और वो सारा का सारा वोट भाजपा को आ गया। तो वो वोट जो हिंदू वोट देने नहीं जाता ना, वो इस बार वोट देने गया और उसने वोट दे दी भाजपा को, और वो हरियाणा में भी सरकार आ गई। जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं इतने वोट चुरा दिए, महाराष्ट्र में यही हुआ, जो एक्स्ट्रा वोट पड़ा 3-4%, वो सारा भाजपा को मिला, सारा भाजपा को आ गया। क्योंकि जो हमारा वोटर है, भाजपा का वोटर है, वो वोट देने जाता ही नहीं। इस बार वो वोट देने गया, उनको पता लगा कि वोट ना देने से गलत सरकार चुन जाती है और हमारे खिलाफ काम करती है, इसलिए वोट देने गया। आप देखिए महाराष्ट्र में जहां जहां भी लोकसभा इलेक्शन के बाद जहां जहां भी इलेक्शन हुए, सब भाजपा ने जीते हैं, और अगर हारे भी हैं तो इनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो कहने का मतलब हर पिछली बार की बात ही इस बार भी केंद्र में आप भाजपा की सरकार को देखना। 2029 में तो बहुत टाइम है, अभी भी तो 26 हुआ है, पर हम चाहेंगे कि भाजपा की सरकार रहे। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, जैसा कि लोकेंद्र से बात हुई, इन्होंने वैश्विक स्थिति, मुद्रा स्थिति और देश की जो इस वक्त की स्थिति है उसके बारे में बताया। विश्व में भारत की जो स्थिति होने वाली है आने वाले समय में, भारत कितना मजबूत है, इसके बारे में साफ हुई से उन्होंने अपने विचार रखे। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।